देखो बच्चों, हम अब रिवीजन में पढ़ रहे हैं ये पाठ। पहले हम क्योंकि नहीं पढ़ पाए थे, पहले मैं आपको केवल लिंक भेजती थी 3-4 पाठ तक, तो इसलिए लघु कथाएँ पाठ अपना रह गया था। वो पाठ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। लघु कथाएँ पाठ जो है आपका ये कहानी वाला पाठ है। इसमें 2 लघु कथाएँ दी हुई है। लघु कथा क्या होती है? लघु कथा हिंदी साहित्य की नव्यतर विधा है जो तीव्रता से विकसित हो रही है। आज छोटी और बड़ी अनेक पत्रिकाएं लघु कथाओं को प्रकाशित कर रही है। बड़े बड़े कथाकार भी लघु कथा लेखन में अपनी रुचि प्रकट कर रहे हैं। आज के व्यस्तता भरे युग में पाठक को लंबी कहानी पढ़ने का न अवकाश होता है, न वैसी मानसिकता होती। इसलिए कम समय में निष्कर्ष देने वाली लघु कथा पाठक के अति अनुकूल होती है। सहज स्फूर्त आंदोलन के रूप में विकासमान लघु कथाएं तेजी से उभर रही है। भाषा और शिल्प की नूतनता और प्रांजलता के साथ लघु कथाएं पल्लवित हो रही है। लघु कथा का उद्भव सन 1901 में माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी से माना जा सकता है। मतलब लघु कथा की शुरुआत कब हुई और किसने की, ये आप अंडरलाइन कर लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यह हिंदी की पहली लघु कथा के रूप में चर्चित हुई। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। किसने लिखी? माधवराव सप्रे ने। कब लिखी? 1901 में। वरिष्ठ रचनाकार विष्णु नागर के 3 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए, जिसकी भूमिका में नागर जी ने माना है कि जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ हस्क, राम नारायण उपाध्याय जैसे कथाकार हिंदी लघु कथा को पूर्व से ही अपना रहे थे। यद्यपि उस समय लघु कथा नामकरण नहीं हुआ था। सन 1972-73 में कई प्रांतों से लघु कथाओं के संकलन प्रकाशित हुए, जिनके माध्यम से लघु कथा के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास हुआ। मतलब ये जो दूसरे लघु कथाकार है, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, उपेंद्र नाथ हस्क, ये कथाकार जो है ये पहले से ही लघु कथा को अपना रहे थे। और यद्यपि उस समय ये नामकरण नहीं हुआ था लघु कथा का, लेकिन फिर भी वो लोग पहले लघु कथाएं लिखते थे। तो 1972-73 में कई प्रांतों से लघु कथाओं के संकलन प्रकाशित हुए, जिनके माध्यम से लघु कथा के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास हुआ। पिछले 3-4 दशकों में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं ने अपनी लघु कथा विशेषांकों के द्वारा इस विधा को नए कथ्य और शिल्प से अभिमंडित किया। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल का लघु कथा संग्रह बयान बहुचर्चित हुआ। मतलब कि सबसे पहले सब चर्चा में ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित चित्रा मुद्गल नाम की जो साहित्यकार है उसका लघु कथा संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं लघु कथा के मर्म को रूपांतरित कर रही है। मतलब आज हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में इनका स्वरूप बहुत देखने को मिलता है। चूँकि लघु कथा नवीनतम विधा है, इसलिए इसके लिए एक नए आलोचना शास्त्र की आवश्यकता मानी गई। अभी तक लघु कथाकार ही अपनी रचनाओं के समीक्षक होते थे, पर संख्यातीत लघु कथाओं की प्रस्तुति से इस विधा के लिए आलोचना दृष्टियाँ भी निश्चित हो रही है। समीक्षकों ने लघु कथाओं को विभाजित कर व्यावसायिक और अव्यावसायिक ये 2 प्रकार निर्धारित किए। पहली धारा की लघु कथाएं व्यंग्य को प्रमुखता देती है, जबकि दूसरी धारा की लघु कथाएं समसामयिक विषयानुभूति और कलात्मक यथार्थ को संस्पर्शित करती है। लघु कथा में प्रभावात्मकता रहनी चाहिए, क्योंकि जो प्रभावात्मकता कहानी में होती है वही प्रभावात्मकता और अभिव्यंजना लघु कथा में वांछनीय होती है। प्रभावात्मकता मतलब प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता। तो जो कहानी में होती है वही उसमें भी होती है लघु कथा में। तो लघु कथाएं क्या होती है ये इस कहानी में देखेंगे। ये इसका केंद्रीय भाव दिया है, जिसमें कि सारांश दिया है। पहली लघु कथा है दूध का मूल्य। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी लिखने के लिए दिया है, इसीलिए कि आपको इंटरेस्ट हो कि लघु कथाएं क्या होती है। छोटी सी कहानी में कितनी सारी शिक्षाएं गढ़ी जाती है, तो आप उसको कहानी को जल्दी से याद करके और सुना सकते हो और इसके आधार पे प्रश्नोत्तर भी आराम से बता सकते हो। तो पहली लघु कथा संकलित है, मतलब कहीं से ली गई है, जिसमें दूध का मूल्य लघु कथा में ये इसका नाम है दूध का मूल्य। कृतज्ञता का सकर्मक स्वरूप प्राप्त होता है। मतलब कृतज्ञता मतलब किए हुए का उपकार मानना। इसका हमें सकर्मक स्वरूप मतलब जो कर्म में आता है।
मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अवसर प्राप्त होते ही उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्यता की सच्ची पहचान है। मतलब किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है तो हम मौका देखकर उसके उपकार को चुकाएं और उसके प्रति कृतज्ञता रखें, किए हुए का भाव रखें, उसको धन्यवाद दें, उसके लिए कुछ करें। यही मनुष्यता की सच्ची पहचान है। क्योंकि जो व्यक्ति किए हुए का उपकार नहीं मानता है वो क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हमने उस बात को उसको नहीं माना, उस व्यक्ति के उपकार को, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप कहलाता है। इसलिए नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय की मूल्यहीनता को समाप्त कर सकती है। मतलब ये आज जो समय चल रहा है जिसमें मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है, तो ऐसे समय पे नई पीढ़ी मतलब आप लोगों को, युवा पीढ़ी को ये चाहिए कि आप समझो कृतज्ञता क्या होती है। अब दूसरी लघु कथा है शब्द और अनुभूति, इसका शीर्षक है। इसमें लेखक का मानना है कि सौंदर्य जो है अनुभव की वस्तु है। मतलब सौंदर्य, हम शब्द कहते हैं तो हमारे आंखों के आगे कुछ भाव उभर कर आते हैं कि आखिर सौंदर्य होता क्या है। तो सौंदर्य वास्तव में अनुभव का विषय है, इसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे एक चित्रकार जो है सौंदर्य को अपनी तुलिका से माध्यम से व्यक्त करता है, एक लेखक जो है अपनी कलम के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन कितना भी कोई लिख दे, चित्र बना दे, लेकिन जो अनुभव हमारे हृदय को सौंदर्य का होता है वो कहीं पर नहीं होता। तो सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, किंतु प्रकृति से एक रूप हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जा सकता है। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। मतलब जो हम ग्रहण करते हैं उसका विकास अनुभव से ही होता है। हमको मन स्थिति बदलनी पड़ेगी, तभी हम सौंदर्य को देख पाएंगे जो प्रकृति में बिखरा हुआ है। समझ में आ गई बात? दूसरी कहानी में क्या है और पहली कहानी में क्या है? अब ये कहानियाँ तो आप लोग आराम से पढ़ चुके हो, एक बार मैं भी समझा देती हूँ। दूध का मूल्य कहानी में क्या है? एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीज़ें बेचता। एक दिन तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे चलना उसे दूभर था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गृहिणी ने दरवाज़ा खोला और सवाल किया, क्या है? मतलब कि असहाय बालक का चित्र है। वो घर घर गली गली घूमता है, गर्मी के मारे भूखा प्यासा पेड़ के नीचे बैठा है, उसको बहुत भूख लगी है। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने रोटी मांगने की बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। मतलब उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसको आत्मसम्मान के कारण बोला नहीं गया उससे कि मुझे भूख लगी। उसने केवल इतना कहा, मुझे प्यास लगी है। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव भर आया था। मतलब उसकी महिला ने उसकी स्थिति समझकर उसको दूध दिया तो उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मतलब ये धन्यवाद का भाव था। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य मैं कैसे चुका पाऊँगा? बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि सदाशयता, मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा काम करो तो उसके बदले में कोई कीमत की अपेक्षा, मतलब उसके बदले हमको कोई कीमत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए अच्छा अपने मन से कर रहे हैं। तो कृतज्ञ बालक उस महिला को सश्रद्धा निहारता चला गया। मतलब श्रद्धा के साथ उस बालक ने उसको निहारा, महिला को निहारा और चला गया। बहुत वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज कर हार चुके, तो उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब उस दयालु महिला की हालत गंभीर हो गई तो उसे एक डॉक्टर से इलाज और ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया, तो वो भर्ती हो गई अस्पताल में। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए
और उस डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है। तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल करके उसको चंगा कर दिया। मतलब उस महिला का ऑपरेशन किया, उस डॉक्टर ने उसको भला कर दिया। उस महिला का ये पता चल गया कि वो कहाँ से आई है ना। तो उसका सब कुछ जानकर डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क सा रहा था। लिफाफा खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका, 1 गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। समझ में आ गया। वो डॉक्टर का जब बिल आया तो उस महिला को लग रहा था कि ये बिल बहुत लंबा चौड़ा आया होगा, लेकिन उसमें क्या लिखा था कि बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका है, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। मतलब कि वो दूध वाला बच्चा ही डॉक्टर बन गया, जिसने कि अपने किए हुए, उस महिला के किए हुए उपकार का बदला चुका दिया और उसको लिफाफे में कुछ भी बिल उससे नहीं मांगा। तो इस तरह से ये कहानी हमको सिखाती है कि किसी ने हमारे लिए किया है तो हमें उसका उपकार का बदला समय आने पर चुकाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। अब शब्द और अनुभूति भी रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे यह जानने को उत्सुक हो उठे कि सौंदर्य क्या है। मतलब सौंदर्य शास्त्र पर वो पुस्तक पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर सौंदर्य होता क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी, उन्हें नींद भी आने लगी और ऊब भी होने लगी। मतलब सोने के लिए वे जाने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। जब वे शांत हो गए, मतलब चुप हो गए, तो फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। थक गए तो शांत हो गए, मतलब थक गए। उन्होंने मोमबत्ती बुझाई। चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पार से देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा हो, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था पर तुम किताब में डूबे थे। मतलब जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई की रोशनी उनको दिखाई दी, जो चांदनी खिड़की के बाहर, दरवाजे और खिड़की में से होकर उनके कमरे में आ रही थी। मानो वो चांद कह रहा था कि मैं कब से तुमको देखने की कोशिश कर रहा था पर तुम किताब में डूबे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका आया और उनका तन बदन चांदनी में नहा गया। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर, मतलब ठंडी हवा के झोंके से उनका तन बदन नहा गया, चांदनी में भी नहा गया। इतने अभिभूत, मतलब इतने प्रभावित हो गए कि उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा कि यह है सौंदर्य। मतलब जब चांदनी और हवा दोनों का मिला जुला उनके ऊपर असर हुआ तो उनको समझ में आ गया कि कितना सुंदर लग रहा है चांदनी का यह दृश्य। और वे कक्ष से बाहर निकलकर छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हों। मतलब पूरी चांदनी, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई छत पर जब उन्होंने देखी तो उनको समझ में आया कि शब्द तो केवल माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है जिससे गुजरना होता है। मतलब शब्द से हम अपने अनुभव, और शब्द में बहुत अंतर होता है। जो अनुभव में आता है वही सच्चा है, केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य है पर अंत नहीं हो सकते। मतलब हम कोई भी चीज़ की यात्रा शुरुआत करते हैं तो वो शब्द अंत नहीं हो सकते, शुरुआत हो सकती है। अंत में क्या काम आते हैं? अनुभव। और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है कि अनुभव ही वास्तव में सर्वोपरि है। तो ये छोटी सी कहानी हमको बताती है कि सौंदर्य क्या है। अब इसके प्रश्न उत्तर बहुत ईजी है, इसकी लिंक भी मैंने भेज दी है, आपको इसके उत्तर आराम से मिल जाएंगे क्योंकि इस प्रश्न ही इतने सरल है ना। इसका भाव पल्लवन क्या होता है ये मैं ज़रा सा बता देती हूँ। भाव पल्लवन का मतलब होता है जो एक वाक्य में दिया है उसको आपको अपने अनुसार वाक्य बना के समझाना, है ना। मतलब जैसे आप कोई एक वाक्य है उसको समझाते हो, वो भाव पल्लवन होता है ना। उसको अपने हिसाब से समझाना और उसका विस्तार करना, ठीक है। ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में आता है ये, तो 4-5 लाइन इसकी पर्याप्त है ना। 3-4 लाइन भी पर्याप्त है। तो ये आप कर लो और ये कहानी एक बार पढ़ लो, ठीक।
ठीक है। और आपको प्रोजेक्ट के लिए ये कहना है कि प्रोजेक्ट आपका बोर्ड में जाएगा, इसलिए जितना हो सके उसको बढ़िया लिखो, अपना नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, क्लास सब लिखो। उसके बाद आप इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स बनाने के बाद आप बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डालो। उसके बाद कलर पेन से उसको स्केच पेन से उसको डेकोरेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करके लिखो। ऐसा नहीं कि 4-5 पेज में हो गया बस, थोड़ा सा विस्तार करके दूर दूर लिखो ताकि ऐसा लगे कि आपने खूब अच्छा लिखा है, खूब सारा लिखा है ना। उसके बाद आप प्रोजेक्ट कॉपी दो। देने की आप बिल्कुल जल्दी मत करो, आप भले एक दिन बाद देना, लेकिन अच्छे से लिख के दो और आप अपनी पढ़ाई पूरी व्यवस्थित करो। बोर्ड के क्लास को सीरियसली लो, बहुत अच्छे से पढ़ के हिंदी में 80 से ऊपर नंबर आप आराम से ला सकते हो।